तो क्या आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या आतंकवादियों को भड़काने का काम कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या कश्मीरी पंडितों की और हिंदुओं की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, ये कहकर कि इंसाफ नहीं होगा तब तक ये टारगेट किलिंग होती रहेगी? इंसाफ का मतलब क्या है? याना मीर चंदानी है, समझाएंगे हमको। इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल है, जीडी बख्शी साहब है, जफर इस्लाम है। और अच्छा, वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि याना ये भी तस्वीरें बतानी जरूरी है। ये भी देखिए तस्वीरें, ये भी संभवतः पहली बार कश्मीर में इस तरह से देखने को मिला है। टारगेट किलिंग के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है उस पर ही इस तरह से वहां पर पेंट कर दिया गया, वहां पर प्रदर्शन हुआ, इंडिया लिख दिया गया। हुर्रियत, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, ये वाली तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए इंडिया लिखा गया, ये बदलता नया कश्मीर। वहां पर आम लोगों ने भी टारगेट किलिंग का विरोध किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो वहां लिखा बोर्ड है, वहां पर इंडिया, बड़ा बड़ा इंडिया लिख दिया गया। वहां पर जो ऊपर बोर्ड है इसको तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। ये जो ऊपर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फ्रीडम जो भी लिखा हुआ ऊपर, हुर्रियत के ऑफिस को वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर व्हाइट से पूरा रंग दिया गया। ये भी संभवतः पहली बार हुआ है। बोलिए आप याना, इंसाफ मतलब क्या है? देखिए, ये सब दिखाकर आपने यही प्रूव कर दिया ना कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो शाना बशाना अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, और इवन नॉन लोकल जो भाई हैं हमारे, जैसे आपको पता है कल भी एक दो जो उत्तर प्रदेश के जो बेचारे लेबरर्स थे वो सोए थे, उनपे टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंक दिया और वो उन बेचारों की मौत हो गई। तो हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। आपको पता होगा शुपियन में जिस दिन पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की जिस दिन उनको मारा गया था, शुपियन के लोग कैंडल लाइट लेकर हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे इन इन किलिंग्स के खिलाफ। तो आप समझ गए होंगे जब जम्मू कश्मीर की आवाम इन किलिंग्स के साथ नहीं है। दूसरी बात, पूर्ण कृष्ण भट्ट जी के घर में गार्ड्स भी तैनात थे। पूर्ण कृष्ण जी जिस एरिया में रहते थे, चौधरीगंज एरिया जो है शुपियन का, वो एक सेफ एरिया माना जाता था। आसपास वहां पे सिक्योरिटी कैंप्स भी थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात थी, वो एक सेफ एरिया था। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी एरिया में सेफ सिक्योर जोन, पिछले हफ्ते हमारे रिश्तेदार घर आए थे, वो कह रहे थे कि शुपियन अब अच्छा हो गया, अब तुम लोग घर आओ हमारे साथ, घर पे वहां पे रहा करो, अब तो बहुत ही बदल गया है शुपियन। वहां के लोग इतने खुश थे कि वहां पे माहौल चेंज हो चुका है। लेकिन अब इसके बावजूद अगर ऐसी किलिंग दिन दहाड़े होती है, आप सोचिए ऐसे क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान ने ही करवाई होगी ना जिसको पावर होगा कि ऐसी जगह पे, ऐसी सेफ और सिक्योर जगह पे किसी को एम्युनिशन, हथियार दे, किसी को हथियार छुपाने की परमिशन दी गई, किसी से कहा गया कि इस तरह के अटैक्स करो। और जो इंसान सामने आके ऐसे वाहियात स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया के सामने आके कि ये किलिंग्स तो चलती रहेंगी, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आप सोच लो कि शायद वही इसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरी चीज, जो यहाँ पे इरफान हफीज लोन साहब कह रहे हैं बार बार की जो नाइंसाफी हुई, उसका भी मैं बता दूं। जो इल्हाक हुआ था वो तीन ही चार चीजों पे हुआ था जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ। वो चार चीजें क्या है? डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस। ये फाइनेंस तो ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। अब फाइनेंस का क्या मतलब है? अगर सेंटर से पैसा आ रहा है जम्मू कश्मीर को, वो फाइनेंस है। अगर उस फाइनेंस का ठीक से हिसाब नहीं दिया जा रहा था 70 सालों से, वो जो फाइनेंस है जो आ रहा था तिजोरियां भरने में जा रहा था, ना कि जम्मू कश्मीर आवाम की खिदमत में जा रहा था, तो जाहिर सी बात है फाइनेंस में यहाँ प्रॉब्लम उठ रही थी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन लिया गया। क्यों कोई बार बार पैसे देगा सिर्फ दो खानदानों की तिजोरियां भरने के लिए, जिस पैसे पे जम्मू कश्मीर की आवाम का हक था, लेकिन उन पैसों के साथ चोरी की गई। और अब ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी तो इंडिया के साथ हुई है जफर इस्लाम बोलेंगे। लोन साहब ऐसे बीच में नहीं, इरफान हाफिज लोन रुक जाइए, बीच में नहीं, एक एक करके। इरफान हाफिज लोन ऐसे नहीं डिबेट करते, रुकिए, एक एक करके। आपकी टर्न आएगी तब बोलेंगे आप। जीडी बख्शी और जफर इस्लाम बोलेंगे। रुकिए, हो गया, समझ गया मैं। जिसका भी याना ने जिक्र किया, अभी 28,400 करोड़ रुपए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट बनाया गया है कश्मीर के लिए। 28,400 करोड़ रुपए का। 890 केंद्रीय कानून वहां पर खत्म कर दिए गए। अभी ये मूवी हॉल भी अभी नया खुला है, तो नॉर्मलसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जफर भाई, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जीडी बख्शी जी, मेजर बख्शी। लेकिन पहले जफर भाई आपसे मेरा सवाल है, अभी तो वोटिंग राइट्स देने की बात हो रही थी इन लोगों को, 25 लाख नए वोट आ जाएंगे, वोटिंग राइट्स बस आना, कोई कहां? अभी तो डर लगता है वहां पर सर। जफर भाई देखिए, अरे लोन साहब, रुकिए, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। जफर इस्लाम, देखिए अमन भाई, ऐसा है कि आपसे सुना बाकी लोगों से कि कश्मीर एक डिस्टर्ब एरिया था, वहां आतंकवाद जो है अपने चरम पे था, उसको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। हम ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐसे जो अभी जो हाइब्रिड आपने बोला आतंकवाद जो हो रहा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई है, लेकिन हम
जो सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं और एक आम नागरिक को सुकून से रहने का पूरा पूरा जो जैसे बाकी देश में रहते हैं वैसे रहने का जो है संसाधन वहां पैदा करेंगे। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो अभी आपके पैनल पे जो महिला है याना जी वो कह रही थी, और उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जो अभी आदरणीय गृह मंत्री जी जब गए थे यहाँ पर कश्मीर में वादी में जब गए थे, तो उनकी सभा में पहली बार, मैं कह रहा हूँ कि 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी जनता उमड़ के आई। आम जनता थी, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं थे, वो एक आम जनता, उनको सुनने के लिए, इसलिए कि आज देश बदल रहा है और लोग जुड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हुर्रियत के उसमें वहां पर पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि उनके गेट के नजदीक जाके कुछ आवाज भी निकाले, आज वहां ये कर रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ साथ कुछ उनके सरगना यहाँ पर भी हैं, और उनके उनके जैसा मैंने पहले कहा था कि आर्किटेक्ट पूरा जो है कश्मीर में आतंकवाद का, वो तो फारूक अब्दुल्ला है, उनके परिवार हैं, और उनके जो दूसरी परिवार जो है वहां पर वो मुफ्ती महबूबा जी है कि परिवार है। ये दोनों परिवार ने वहां की जनता को जो है तराई तराई करा दिया था। आज जब वहां पर आप जाइए, मैं तो वहां पर काफी दिन रहा जफर भाई, रिहा भी तो आप ही ने किया ना, जब घर में लोगों से ये नजरबंद कर पूछता तो था, रखा था, ठीक तो चल रहा था, घर में नजरबंद कर नहीं, तो मैं रखा था, आपको जब तक अंदर थे तब तक सब सही था, ठीक तो था, कम से कम भड़काने का काम तो नहीं होता था। अमन अब भाई, सोचिए आप स्टेटमेंट यकीन सुनकर मानिए, कोई और आतंकवादी कहीं और कोई हमला कर देगा, कह देगा देखिए फारूक साहब कह तो रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये हो जाएगा। अमन वो तो भाई, भड़का रहे, कल को कहीं और इस तरह के टेरर अटैक होगा और वो कहेंगे देखिए हमारे नेता फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा ना हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और जब तक इंसाफ अमन नहीं भाई, होगा तब ये तो भड़काने का काम है। ये अंदर थे सही थे, अमन भाई, जब तक नजरबंद थे, हाउस अरेस्ट से सही से सर अमन आपने भाई, छोड़ा आपको है। एक बात बताना, अमन भाई एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी हैसियत खत्म हो गई है अब कश्मीर में। अब ये इस तरह के जितने भी बयान दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनकी जो एक पहले हैसियत थी कि बड़े लीडर होते थे, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होती थी, वहां की जनता ने इनको तस्लीम करना छोड़ दिया है। आप देखिए वहां की महिला है, किसकी है उन्होंने किसकी जिस नहीं तरह है ये की मेरे बात को नहीं कही, पता, लेकिन मेरे को मनीष कुमार और राम सागर और किशन भट्ट ये जो मारे जा रहे हैं 60 घंटे में, ये 3 लगातार टारगेट किलिंग, जनरल बख्शी, ये हाइब्रिड टेरर इसी को कहते हैं ना, हाइब्रिड टेरर, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, जनरल बख्शी। और वो जो कह रहे हैं सर, एक और कमेंट, एक और सवाल आपसे, एक और सवाल, ये जो कहा जा रहा है कि इनके साथ इनके हक और हुकूक मारे गए, इनके साथ नाइंसाफी हुई, इनके भी दर्द को समझना होगा, आतंकियों के दर्द को समझिए भाई, वो बेचारे हालात के मारे, फिर इसलिए वो उन्होंने मारा, वो बच्चे हैं बेचारे। जनरल बख्शी, देखिए साहब, मेरे को जो सबसे ज्यादा दुख होता है इंसानियत के नाते, जब वहां पे बेचारे 2 लेबर मार दिए गए बेकसूर, जब वहां पे कश्मीरी पंडित मारा जाता है, एक अल्फाज मैंने जो है अब्दुल्ला साहब के मुंह से नहीं सुना, फॉर रिग्रेट, फॉर सॉरी, कि साहब वो बेचारों का कोई दुख दर्द बांटने के लिए एक अल्फाज नहीं सुना उनका, जो मारे गए उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए। इनका रोना केवल टेररिस्टों के लिए है कि बेचारे टेररिस्ट वो जो है उनको तो मारना पड़ेगा ही, वो तो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, अब उनको पूरा हक है साहब, जिसका मर्जी खोपड़ा उड़ा दे, जिसके मर्जी ऊपर ग्रेनेड फेंक दे, वो तो इंसान थोड़ी ना है।